हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रसायन शास्त्र देखेंगे और बहुत ही इजी में अपने मतलब साधारण लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आप आसानी से सारे चीज़ों को समझ सके और खुद से आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम इस तरीके से हम आपको बताएंगे और बहुत ही शॉर्टली हम आपको बताएंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगे और बहुत अच्छे से आप समझ भी जाए। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम मेरा क्वेश्चन अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो मेरा फर्स्ट जो अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। क्योंकि आप जितना मेहनत करिएगा उतना आपको नंबर आएगा, और जितना अधिक नंबर आएगा आगे के लिए आपको उतना ही फ़ायदे होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी 2 लाख टीचर का बहाली किया जाना है, जिसमें जो DLED या बीएड पास है, लेकिन उसमें क्या होता है कि 10th और 12th दोनों का मार्क जोड़ा जाता है। तो आपका यदि परसेंटेज 10th में अच्छा रहेगा तब ना कहीं जॉब हो पाएगी। और बहुत सारे ऐसे हम आपको बहुत चीज़ बता सकते हैं, जैसे कि नेवी का भी है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये DRDO वगैरह ये सब लेता है। उसके बाद और भी बहुत सारा है कि जो आपका 10th में आपका यदि अच्छे परसेंटाइल है तभी आपका शॉर्ट लिस्टेड मतलब फॉर्म भरने का आप ना आपका एडमिट कार्ड के नाम आएंगे और आपका एडमिट कार्ड आएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप 10th में अच्छे नंबर लाए। और अच्छे नंबर के लिए आप सिर्फ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप विश्वास रखिए, 450 से प्लस नंबर ज़रूर आएगा। तो आप सिर्फ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, हम बहुत ईजी में आपको सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 2 पदार्थ होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब रासायनिक पदार्थ मिलकर जो अभिक्रियाएं करते हैं, कुछ नया चीज़ें बना देती है, तो वो सब क्या कहलाता है। जो मतलब नया चीज़ बनने से पहले जो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है, वही सारे क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः दो पदार्थ है। एक क्या होता है कि अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः 2 पदार्थ होते हैं। एक क्या होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है प्रतिफल। तो अभिकारक जो क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 क्या है रासायनिक एलिमेंट तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो वही क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और इससे जो नया चीज़ बन के आएगा, जो इन दोनों से कंबाइंड बन के नया चीज़ें जो बन के आएगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एरो चिन्ह से पहले होंगे वो क्या कहलाएगा, वो अभिकारक होता है। ये अपने शब्दों में समझने वाली बात है। जो एरो चिन्ह से पहले होंगे वो क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और एरो चिन्ह के बाद वाले जो होंगे वो क्या होंगे, प्रतिफल होंगे। हम आपको टू द फैक्ट समझाते हैं। उसके बाद जब सारे चीज़ आप समझ गए, जो समझने वाली चीज़ है, उसके बाद मतलब जो मूल बातें होती है कि थ्योरी वाला, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप 2 मिनट में समझ जाइएगा। जो हम थीम होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं समझाने को, वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि जो एरो चिन्ह से पहले होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वही क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और एरो चिन्ह के जो बाद नया पदार्थ बन के आता है, वह क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। तो इसे याद रखने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। एक क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम पहले जान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। संतुलित रासायनिकरण जिसमें अभिकारक आप समझ गए, जो एरो चिन्ह के पहले वाले होते हैं, और प्रतिफल दोनों में अणु की संख्या बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे एरो चिन्ह से पहले अभिकारक में देख लीजिए,
हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। और यहाँ पे हम बात करें तो देख लेते हैं क्या पूर रहा है मेरा या नहीं पूर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तो अभी कारक में हमको क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन प्रतिफल में देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन, लेकिन पीछे में 2 से मल्टीप्लाई है। तो मतलब क्या कि 2 से गुना, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ अणु की जो संख्याएं हैं वो बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण कैसा है, बैलेंस समीकरण है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण वही होते हैं जिससे अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणु की संख्या बराबर हो। कितने मतलब शॉर्टली शब्दों में, बहुत इजी वे में हम आपके समक्ष चीज़ों को लाए हैं ताकि आप जो भी समझने वाली चीज़ें हैं उसे आप इजीली समझ जाए। तो इन सारे चीज़ों में लोग बच्चे को याद करने में, समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन इस अब से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना तो साइंस में, ना सोशल साइंस में, ना मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में। हम आपको सारे सब्जेक्ट करवाएंगे। और जो आपको कठिन लग रहा हो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कठिन लग रहा है, तो हम आपको वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक सबसे पहले बताएंगे। तो समझ गए संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ। असंतुलित रासायनिक समीकरण जान लेते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, चीज़ें अच्छी से समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और ये संतुलित और असंतुलित यही नहीं, आप 12th में जाइएगा तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा। बिना आप समीकरण को संतुलित किए बिना आप केमिस्ट्री को छू भी नहीं सकते हैं। और वहाँ पे तो 10th के 10 गुना आपका सिलेबस हो जाता है 12th में, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपके लिए सारे चीज़ों को इजी में समझा देते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपके लाइफ टाइम माइंड में रहेगा कि एरोचिन से पहले अभिकारक कहलाता है, जो नया चीज़ें बन के आती है एरोचिन के बाद वो प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट कहलाते हैं। और संतुलित समीकरण भी हमने आपको बता दिए कि जिसमें अणु की संख्या पर दोनों तरफ एरोचिन के पहले और बाद में, मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणु की संख्या यदि बराबर हो तो वह क्या कहलाते हैं, संतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणु की संख्या बराबर नहीं होती है, मतलब जिसमें अभिकारक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो वह क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और हम आपको इसके बाद वहाँ ले जाते हैं जहाँ से आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाए, मात्र 3 स्टेप में। मात्र 3 स्टेप आपको पढ़ना है। इससे आप पूरे लाइफ में कोई भी आपको समीकरण दिया जाए उसे आप मिनटों में आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, उसे आप मिनटों में क्या कर सकते हैं, समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, और बहुत ईजी तरीका है। चलिए हम पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व होंगे उसे क्या करेंगे, गुना या भाग करके बराबर करेंगे। वही नहीं करते हैं, यदि एरो के इस साइड और इस साइड बराबर करना हो तो गुना या भाग करके हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कर रहा है, यदि किसी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसे छोड़ दीजिए पहले, और उसके अलावा जो भी तत्व दिख रहा है उसे पहले बैलेंस करने का प्रयास करिए, उसे बैलेंस करिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरा है, पहले हम फर्स्ट स्टेप बैलेंस करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए, यहाँ पे ऐसे एरो होगा, ऐसे कोष्ठ होगा। क्या लिखा है देखिए, अभिकारक में हम देख लेते हैं, तो इसको पहले सही कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग वालों ने गलती कर दिया है, तो हाँ अब देख लेते हैं। जैसे कि हम अभिकारक में देख लेते हैं, इस साइड देखिए एल्युमिनियम 1 है। पहले हम मेरा फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। उसके बाद हमको क्या 2 अदर एलिमेंट दिख रहा है, क्या, एक तो सल्फर दिख रहा है, एक एल्युमिनियम दिख रहा है। तो हमको पहले सल्फर और एल्युमिनियम को बराबर करना है, तो पहले हम एल्युमिनियम को कर लेते हैं, उसके बाद सल्फर को देखते हैं।
इस साइड कितना एल्युमिनियम है, 1 एल्युमिनियम है, इस साइड कितना है, 2 एल्युमिनियम है। तो हमें यदि इधर 2 से गुना कर दिए एल्युमिनियम में तो बराबर हो गया। हम मतलब ये क्वेश्चन है मेरा और ये बनाना स्टार्ट किया, हम सॉल्व करना स्टार्ट किए। इस साइड हम पहले क्या किए, एल्युमिनियम को बराबर कर लिए 2 से गुना करके। उसके बाद मेरा क्या है, सल्फर बच रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप कर रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व दिख रहा है उसे पहले बैलेंस करिए। इस साइड देखिए सल्फर का है, 1 है, ये मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद इस साइड देखिए सल्फर कितना है, तो इसमें SO4 का होल ट्वाइस है, मतलब 3 से गुना है। इस साइड सल्फर 3 है और इस साइड 1 ही है, तो सल्फर के पीछे में तो हम गुना नहीं कर सकते क्योंकि यह एक मॉलिक्यूल्स है। तो हम इसके पीछे में 3 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो सारे में करेंगे, क्योंकि यह अलग सेपरेट नहीं है, ये तो सेपरेट था तो इसमें कर दिए, लेकिन ये सब मिला जुला है, एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। तो इसके पीछे में गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3 को सल्फर मेरा पुर गया, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3। अब सेकेंड पे चलते हैं। अब हाइड्रोजन बढ़ा या ऑक्सीजन बढ़ा उससे हमको नहीं मतलब है, हम पहले फर्स्ट स्टेप को देखेंगे। उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, इसके बाद हम ऑक्सीजन की संख्या को दोनों ओर गुना या भाग करके बराबर करेंगे। तो चलिए हम अब तो मेरा ये बन गया, क्योंकि हमने 2 इसमें गुना कर दिए, 3 इसमें गुना कर दिए। तो मेरा इस साइड देखिए कै गो, इसमें तो मेरा ऑक्सीजन 4 था, इसमें कितना था, 4 थी या 12 गो था, वही ना। 4 इसमें ऑलरेडी 4 गो ऑक्सीजन है अटैच और 3 से गुना है, तो 4 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमने सल्फ़र को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना किए थे, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बराबर, देखिए ऑक्सीजन तो अपने आप बराबर हो गया, क्योंकि SO4 था, इसमें 3 से गुना किया तो 4 थी या 12, ऑक्सीजन मेरा पूर गया। उसके बाद हम थर्ड स्टेप हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इस साइड कितना है, 2 था, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि जब सल्फ़र को हम बराबर कर रहे थे तो उसी टाइम मल्टीप्लाई किए, तो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन हो गया। तो इस साइड 2 ही है, तो इसमें 3 से गुना कर दिया तो क्या 6 हो गया। तो अब देखिए मेरा पूरा पुर गया है सारे। इस साइड भी एल्युमिनियम 2, इस भी 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, सल्फ़र 3 से गुना है तो 3, तो हाइड्रोजन सल्फ़र भी 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12, तो 4 को इधर 3 से इसमें गुना किया 4 तिया 12। तो इस तरीके से हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, और 1-2 और एग्जांपल देंगे, आपको पूरे क्लियरली समझ जाएगा। और जिस तरीके ये 3 स्टेप है ना, इसे आप समीकरण लीजिए, आपके बुक में होंगे, और बैलेंस करने बैठिए। इस 3 स्टेप को फॉलो करके आप बैलेंस करने बैठिए, आपका 2-3 बैलेंस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद लाइफ में कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको मतलब कभी भी नहीं भूलिएगा कि इस तरीके से हमको मतलब बैलेंस कैसे करना है, और आपके माइंड में रहेगा, कभी दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में हमेशा सेट रहेगा, क्योंकि मैंने सिंगल 3 स्टेप में पूरे समीकरण को बैलेंस करना सिखा दिया, जो कि सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है 10th में कि हम समीकरण कैसे बैलेंस करें। जब सर सब बैलेंस कर देते हैं तो हमें मैजिकली लगने लगता है कि कैसे हो गया, कैसे बैलेंस कर दिया, सर को कैसे पता चल गया। तो ये जो ऐसे लिखा रहता है ये लिखा रहेगा, और सिर्फ आपको अणु की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या पता करनी रहती है कि किस में कितना है, कितना कम हो रहा है। तो उसके बाद इवेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ हमारा प्रश्न रहेगा, और इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मेरा कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, अपचयन भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑक्सीकरण या कहीं कहीं अपचयन लिखा रहता है। इस टॉपिक का मेनली जो पॉइंटेड था वो सारे चीज़ हम आपके लिए लेके आए, और इस टॉपिक में मेन चीज़ जो सीखना था समीकरण बैलेंस करना, तो वो हमने आपको बता दिए। और इस टॉपिक में 2 ही 3 इसमें मेनली है कि अभिकारक, प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उसके बाद समीकरण को कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, यही 4-6 चीज़ें मुख्य पॉइंट थे, और यही हमको पढ़ना होता है इस टॉपिक में। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण, जिसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो और हाइड्रोजन निकल जाता हो, मतलब योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो। वियोग मतलब क्या, बिछड़ना। तो बहुत सिंपल में हम आपके लिए लिखे हैं, तो वह क्या कहला है, ऑक्सीकरण। नाम से ही
पता चल रहा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन उसमें जुट रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और उसी का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन और O2 मिलकर क्या बनाया, CO2, तो ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है ना, एक साथ बन रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरा क्वेश्चन भी तैयार है, देख सकते हैं आप, सारा टॉपिक का क्वेश्चन आपके लिए तैयार है और 2020 में 19 में पूछा भी गया है सारे क्वेश्चन। हमारे पास ऐसा कलेक्शन है कि जो जिस ईस्वी में पूछा गया आपसे वो इसमें मेंशन है, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ऑक्सीकरण समझ गए। अब अवकरण की तरफ बढ़ते हैं। अवकरण या अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता था, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। एक में हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, दूसरा में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो एक को समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण को हम ध्यान में रख लिए, ऑक्सीकरण नाम से है तो इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन निकला, तो दूसरा बच गया अवकरण। तो हमको कन्फ्यूजन नहीं है, जब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुट रहा है तो अवकरण में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। तो देख सकते हैं कि जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2H2O प्लस O2 मिलकर क्या बनाया, 2H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया। उसके बाद देखिए H2 प्लस Cl2 प्लस Cl2 क्लोरीन, तो क्या बनाया, 2HCl मतलब HCl बनाया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अच्छे तरीके से समझ गए। हमने इस तरीके से ईजिली में आपके लिए लिखे हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको मैजिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया जान लेते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, तो वही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसका हम एग्जांपल भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम क्वेश्चन कराने लगेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा हो जाने पर आप लोग थोड़ा छटपटाने लगते हैं कि सर मतलब कि आप लोग आधे देख के स्किप कर जाते, हट जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप लोग मूल चीज़ नहीं जान पाइएगा, इसलिए हम लोग और एक हम आपको क्वेश्चन का झलक भी दिखा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो आपको ऑप्शन जैसे दिया गया है उसी तरह से है कि 2019 में पूछा गया, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब घटना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन घटना मतलब निकलना, तो वो अभी ही देखे थे कि क्या कहलाता है कि अवकरण, जिसे हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अवकरण नहीं दिया ऑप्शन में, दूसरा नाम उसका दे दिया है क्या, अपचयन। तो बस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से है, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, हम आपको आएंगे और सारे मतलब अभी तक के पूछे गए जितना क्वेश्चन है देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना रहने देते हैं। आपको कैसा लगा आज क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप होंगे जिसमें आपका दोस्त होंगे जो आपसे मतलब 10th में आपके साथ पढ़ रहे होंगे, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो देख लेगा तो उसे अच्छी चीज़ पता चल जाएगा, हमें नहीं, मतलब वो मेरे लेवल में आ जाएगा। ऐसा हो गया ना कि यदि उसे भी पता चला तो आपको डिस्कस करने में सहूलियत होगी, और हम धीरे धीरे हम आपके, यदि आप लोग जितना क्लोजली आएंगे हम आप लोगों का डिस्कशन भी स्टार्ट करवाएंगे, कैसे डिस्कशन करना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना, ताकि आप लाइफ में बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। तो हम वो सारे चीज़ें हम आपको करवाएंगे, सिर्फ आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम होते हैं। आपका देखिए ऑटोमेटिकली आपका तैयारी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप उस लेवल पे रहिएगा कि आपको बहुत अच्छे फील होंगे कि नहीं हमने पढ़े हैं कहीं से, और आपको लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बेसिक कमज़ोर है, क्योंकि हम इस तरीके से हम आपको बता देंगे सारे चीज़ों को, हम इस तरीके से
इस डिटेल्स में और बहुत आसान शब्दों में हम आपको समक्ष रखेंगे, ताकि आप इजीली समझ जाए और आप समझे ही नहीं, आप दूसरे को समझा सकते हैं। हम इस तरीके से हमने आपको बताया है। तो आप वीडियो देखिएगा, उसका नोट्स भी बना लीजिए, ताकि रिवाइज करने में आपको सहूलियत होगी। और मैंने इस सिंपल लैंग्वेज में रखे हैं आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और साइंस समझने की चीज़ें हैं तो आप समझ भी आसानी से जाइएगा सारी चीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।